सुपर टेट की बेहतरीन तैयारी करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एग्जाम डोज। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डोज पर। और अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी में जुट चुके हैं, ऑलरेडी तैयार करना स्टार्ट कर दिया है आपने, तो यस, ये वीडियो आप ही के लिए है। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं विज्ञान यानी कि साइंस के कुछ क्वेश्चंस। और साइंस के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, देखिए, वो आते हैं कॉन्सेप्ट से। कुछ कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, कुछ टॉपिक वाइज भी मैंने सेशन करा रखा है लर्निंग नीड पर। तो यहाँ पे हम फिलहाल देखने वाले हैं क्वेश्चंस। और इस कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप एनसीईआरटी पूरा पढ़ डालिए, वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए। क्योंकि उसमें से जो भी आप पढ़ते हैं वो एग्ज़ाम के बाद अगर किसी कोई क्वेश्चन में कंट्रोवर्सी बनती है तो ये आपके पास एक वैलिड जो है प्रूफ रहता है कि नहीं, इसका ये नहीं, ये होगा ऐसा करके। तो खैर, चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। ऑल द बेस्ट। कोशिश करिएगा कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स सही हों। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है तो उसका अणुभार कितना होगा? 14, 21, 28, 42। साइंस वालों के लिए इजी है, नॉन साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए थोड़ा टफ हो सकता है। लेकिन सुपर टेट की और जो शिक्षक भर्ती परीक्षा अभी होने जा रही है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसमें सारे सब्जेक्ट कंपलसरी रहेंगे। हालांकि जूनियर में अभी तक, इसके पहले बहुत सालों से नहीं हो रहा है सुपर टेट, तो थोड़ा सा भी डाउटफुल लो है कि क्या चीज़ें हैं, क्या कंपलसरी हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती हैं। वैसे तो सारे सब्जेक्ट कंपलसरी होंगे, अगर चूज़ करने का रहेगा तो बस यही एक रहेगा कि मैथ्स वाले साइंस मैथ्स चूज़ करें और एसएसटी वाले एसएसटी, बस इतना ही रह सकता है डिफरेंस। बाकी सब्जेक्ट तो आपके कॉमन ही रहने हैं। जीके, जीएस, ये सब की क्लासेस चल रही हैं, रीजनिंग, सीडीपी सब कॉमन रहेगा। चलिए देखते हैं इसके लिए जो करेक्ट आंसर क्या होता है। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 28। देखिए, एक किसी भी गैस का अगर वाष्प घनत्व जो है वो जितनी भी होती है उसका अणुभार हमेशा उसका डबल होता है। ये अब चीज़ आपको याद है। यहाँ पे 14 है तो ये 28 है। अगर यहाँ पे 12 लिखा होता तो ये जो है 24 होता। मतलब जितना भी लिखा रहेगा उसका डबल ही रहेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? बिल्कुल वही क्वेश्चन है, उल्टा करके पूछ लिया है, पूछने का तरीका अलग हो गया है। दुगुना, तिगुना, 4 गुना या आधा? तो अभी मैंने ऊपर बताया कि वाष्प घनत्व का हमेशा दुगुना होता है अणुभार। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होगा? दुगुना होगा। तो बिल्कुल आपका आंसर नंबर ए सही हो जाता है। इसी के साथ बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तत्वों की आवर्त सारणी का जनक कौन है? बहुत ही मतलब फेमस चीज़ है, सबको पता होगी आवर्त सारणी। सो यस, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है आपका वो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, दिमित्री मेंडलीफ। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है किस चीज़ के लिए? तो आपको पता है कि सोडियम थायोसल्फेट का यूज़ हम करते हैं फोटोग्राफी में। अब किस लिए होता है ये बताना है। चित्र को काला करने में, चित्र को सफ़ेद करने में, सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर पृथक करने में, अलग करने में, क्योंकि सिल्वर ब्रोमाइड का भी यूज़ होता है इसमें फोटोग्राफी में, चित्र को धब्बा रहित बनाने में। चलिए देख लेते हैं क्या होता है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर पृथक करने में यूज होता है आपका सोडियम थायोसल्फेट। इसी के साथ देखेंगे हमारा अगला प्रश्न, किस पदार्थ के लगने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड? एंड करेक्ट आंसर होता है इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, फेरिक क्लोराइड। हरा तोता या हरा कसीम भी जिसे कहते हैं, ये किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? तो चलिए देख लेंगे। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो होगा फेरस सल्फेट। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरा तोता कसी या हरा कसीम जिसको कहते हैं, फेरस सल्फेट। जंग, इसका जो है रासायनिक संगठन क्या है? जंग यानी रस्ट, जो लोहे पे लग जाती है, ठीक है, ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है हवा लोहे पे जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है। तो उसका जो है सूत्र आपको बताना है, रासायनिक संगठन या रासायनिक सूत्र आप कह सकते हैं, क्या होगा? तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्नैपशॉट आप चाहिए तो लेते चलिए, जो भी आपको क्वेश्चन अच्छे लगे उसका स्नैपशॉट ले लिया करिए। एक दो बार ऐसे फ़ोन में गैलरी देखते वक्त रिवाइज अगर आप कर लेते हैं तो 2-4 बार में तो आपको अच्छे से याद हो ही जाना है। और ये सारे ही क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो
जनरल आपके अदर एग्जाम जहाँ जनरल साइंस आती है वहाँ भी पूछे जाते हैं, प्लस आपने साइंस लिया है तब तो फिर ये आपके लिए बेहद खास क्वेश्चन हो जाते हैं। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है? सिंदूर इंग्लिश में वर्मिलियन कहते हैं जिसे, उसका रासायनिक सूत्र बताना है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है इस प्रश्न का वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, HGS। ये इसका रासायनिक सूत्र हो जाता है, इसको आपको याद रख लेना है। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। घाव यानी कि जो चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, वाउंड, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? उसका अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? आपको पता है कि साइंस में हर चीज़ के अध्ययन का एक अलग अलग नाम, एक अलग अलग उसकी ब्रांच जिसे हम कहते हैं वो है। तो घाव का अध्ययन जो ब्रांच करती है साइंस की, वो ब्रांच क्या कहलाती है? करेक्ट आंसर होता है इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, ट्रोमेटोलॉजी। ट्रोमेटोलॉजी याद रखना है इसको। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? जिसके अंतर्गत जनसंख्या पॉपुलेशन का अध्ययन किया जाता है वो उसे क्या कहते हैं? फटाफट से ऑप्शंस देख लीजिए। और यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका डेमोग्राफी। क्या कहेंगे? डेमोग्राफी। फाइन, इसके साथ ही बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण यानी कि जो ब्लड सर्कुलेशन पूरा होता है उसकी व्याख्या की थी? ल्यूवेन हॉक ने, हॉर्वे ने, मेंडल ने या रोनाल्ड रॉस ने? लाइव क्लास की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अब स्टार्ट कर दूँ, बट वही है कि टेक्निकल इश्यूज़ हैं और जब तक वो पूरी तरह से सॉर्ट आउट नहीं हो जा रहे हैं मैं सोच रही हूँ कि नहीं स्टार्ट करूँ, क्योंकि कुछ दिन पढ़ाओ फिर उसके बाद अचानक से कुछ टेक्निकल इशू फिर नहीं हो पाती लाइव क्लास, तो खुद को बहुत ख़राब लगता है। प्लस आप लोगों का भी थोड़ा सा मन टूटता है कि वेट कर रहे थे नहीं हुई क्लास, तो वो अपने आप को नहीं अच्छा लगता है। लेकिन वीडियो बराबर दे रही हूँ और बहुत जल्दी स्टार्ट करूँगी। आई एम वर्किंग ऑन दैट। हाँ, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा वो है कि मैं लाइव पढ़ाऊँ, आपसे ज़्यादा मुझे है। चलिए देखते हैं। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, हार्वे। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया है। 9th देखेंगे। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है कौन सी? हाथ की, पैर की, तंत्रिका की या इनमें से कोई नहीं? ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका कोशिका जो है वो मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी होती है। बढ़ेंगे इसी के साथ हमारे अगले प्रश्न पर। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, ये क्या है? ये जो आपने स्टेटमेंट अभी पढ़ा यहाँ पे वो क्या चीज़ है? न्यूटन के गति का पहला नियम है, गति का दूसरा नियम है न्यूटन का, या न्यूटन का गति का तीसरा नियम है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है जो कि न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम जिसे हम कहते मानते हैं वो होता है। इसके हिसाब से ये है कि अगर किसी एक दिशा में जो भी कोई क्रिया होती है तो उसके ही जस्ट उसी फोर्स से, उसी बल के साथ में, मतलब विपरीत दिशा में भी प्रतिक्रिया होती है। जैसे बंदूक से हम गोली चलाते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? ये मैंने आपको शायद पढ़ाया भी है, ध्वनि वाले जो अलग से ध्वनि का सीरीज कराया हुआ है लर्निंग लीड पे, उस पे पढ़ाया हुआ है। तो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, 1/10 सेकेंड तक ही। तो आप समझ लीजिए कि 1 सेकेंड भी नहीं रहता है ध्वनि का प्रभाव मानव के कान पर, 1 सेकेंड के भी 10वें भाग तक ही रहता है। ठीक है, ये सही उत्तर इसका हो जाता है। इसी के साथ बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती है। ऐसा क्या होता है? आप सबने ये अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा कि आप धूप से या कहीं से बाहर से भी आते हैं, अचानक से एक अंधेरे कमरे में घर के अंदर आते हैं, तो कुछ देर के लिए आपकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, कुछ दिखता ही नहीं है, ठीक है। फिर धीरे धीरे नॉर्मल होने लगते हैं, आप सब चीज़ें दिखने लगती हैं। इसका रीज़न क्या है? पुतली के आकार में परिवर्तन, लेंस के व्यास और फोकस दूरी में परिवर्तन, रोडोरिएशन का विरंजक व पुनः तिरंजन, आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना, यानी कि अनुकूलित होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है।
सो यस, इसके लिए जो करेक्ट आंसर है आप देख भी रहे हैं, 2 एग्जाम से पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। ठीक है, हमारी आंखें हैं किसी भी चीज़ों के लिए, जो या कोई भी चीज़ होती है तो किसी चीज़ के लिए अनुकूलित होने में उसको थोड़ा सा कुछ समय लग जाता है, चाहे वो उसका कुछ सेकंड का ही समय हो। ठीक है, वो उतना लग ही जाता है, तो ये इसका एक रीज़न हो जाता है, सिंपल सा रीज़न है। एलईडी का आविष्कार किसने किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एलईडी के बारे में सभी को पता ही है। एलईडी बल्ब्स आती हैं, एलईडी कुल मिला के आप एलईडी जो है उसका आविष्कार किसने किया है? तो एलईडी की क्या क्या बनती है, टीवी बनती है, बल्ब बनती है, वो एक अलग मैटर हो गया, वो चीज़ नहीं आप नहीं देख रहे हैं। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, निक होलोन्याक ने किया है। इसी के साथ मशीन गन का आविष्कार किसने किया था, ये भी बता दीजिए। मशीन गन, तो इसका आविष्कार किया था जेम्स वकल द्वारा किया गया था, मशीन गन का आविष्कार। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। 1 जूल में कितना कैलोरी होता है? कितनी कैलोरी होती है 1 जूल में? वीडियो पसंद आ रहा है तो देखिए लाइक कर दीजिएगा सभी लोग। हाँ, आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है। और फिर ये चैनल तो बिल्कुल ही न्यू है, आपको भी पता है, अभी 1 महीने ही हुए हैं इसको स्टार्ट किए, 1 नहीं मतलब 1.5 महीने करीब हो गए हैं। तो मेहनत करें प्लीज़, इसको सब्सक्राइब कर लिया करिए। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, 0.24 1 जूल में इतनी कैलोरी होती है। एक प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर कितनी दूरी होती है? आपको पता है लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस यानी कि दूरी मापने की जो है इकाई है, जो क्या करती है, जो अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष कह सकते हैं, स्पेस में कह सकते हैं, या आकाशीय पिंडों की आपस में दूरी कितनी है, इन सबको मापने के लिए यूज़ होती है। तो प्रकाश वर्ष कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष? तो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, 9.46 बाय 10⁻12 किलोमीटर, ये इतनी दूरी होती है एक प्रकाश वर्ष की। तो चलिए आ जाते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पे। मिली बग किस फसल से संबंधित है? सरसों, गेहूं, आम या बैंगन? ओके, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है इस क्वेश्चन के लिए वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, सरसों। मिलीबग है क्या एग्जैक्टली तो ये सरसों की फसल में लगने वाला एक रोग है, एक डिजीज़ है, प्लांट डिजीज़ है, मिलीबग जिसे के नाम से जिसे हम जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का छोटा सा सेशन था, एंड आई जस्ट होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। मैंने कोशिश की है बहुत फास्ट कराने की, ताकि आपके कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन हो सके। पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग। कल मिलेंगे फिर से एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।